तो राधे राधे साथियों, और ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। कौन सा महीना? फेब्रुअरी मंथ। फेब्रुअरी मंथ का ये हमारा थर्ड वाला वीक है। थर्ड वाले वीक का पहला वाला पार्ट है। तो इसमें 4 दिन हम कवर करेंगे, 15, 16, 17 और 18 फरवरी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें कवर करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से इंपॉर्टेंट मार्क करना, प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रीस के राष्ट्रपति किसे चुना गया ये पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। कॉन्स्टेंटाइन आप याद रख लो, और इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हो। ग्रीस जैसे हमारे साइकिल या जो कोई भी टायर है, गाड़ी का टायर है, उसमें आपको लगातार निरंतर ग्रीस लगाना पड़ेगा तभी वो चलेगा, वरना वो चलेगा नहीं। तो कांस्टेंट मतलब निरंतर, तो ग्रीस आपको निरंतर लगाना पड़ेगा। तो ग्रीस एक बार मैं आपको मैप में भी शो कर देता हूं। ये ग्रीस यहाँ पर है, कैपिटल होती है इसकी एथेंस, जहां पे आपको याद है हमारे पहले ओलंपिक हुए थे कब? 1896 में। यूरो इसकी करेंसी हो गई। प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस, ये भी कुछ समय पहले नए बने थे, ये भी याद रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बुक से है। बुक है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स। इस बुक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है अरुण शौरी ने। अरुण शौरी ने सावरकर, वीर सावरकर जी के ऊपर ये बुक लिखी है, द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स। इसको आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान ये मिला है? तो सही उत्तर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन को। तो टाटा ग्रुप के ये चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, जिनको अभी यूके के ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश सिविल डिवीजन, ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सिविल डिवीजन, जिसे आप अंग्रेजी में बोलोगे मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से अभी सम्मानित किया गया। और ये विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित मानद नागरिक पुरस्कार है, और उन्हें ये पुरस्कार यूके भारत व्यापार संबंधों में उनके योगदान के लिए मिला है। ठीक है, वे टाटा सन्स के चेयरमैन हैं 2017 से। नटराजन चंद्रशेखरन इनका पूरा नाम है, तो इनका नाम ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रही थी कि योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये कब शुरू हुई थी ये पूछ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 फरवरी 2024 में ये शुरू हुई थी। इसका मतलब इसे अभी पूरा 1 साल हो चुका है, इसलिए ये अभी चर्चा में रही थी। 13 फरवरी 2024 को शुरू हुई थी। तो क्या है ये? इस योजना में क्या होता है? हमारे घर की छतों पे सोलर पैनल लगाए जाते हैं, और जिन घरों पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत, उनको हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलती है, और सब्सिडी वगैरह भी इसमें दी जाती है। तो ये है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर के अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए, यानी कि आप कह सकते हो स्पेस एप्लीकेशंस के लिए, आइरिस स्वदेशी सेमीकंडक्टर एक कंट्रोलर लॉन्च किया है। यहाँ पे कंट्रोलर आएगा, कंट्रोलर लॉन्च किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर के। तो याद रखेंगे, इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर के अभी आइरिस नाम से एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर को लॉन्च किया है। ये जो स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर है आइरिस नाम से, ये शक्ति प्रोसेसर के लिए बनाया गया है, और इसे मुख्य रूप से अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों यानी कि स्पेस बेस्ड एप्लीकेशंस में यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आइरिस का मतलब होता है इंडिजिनस RISC कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। और ये जो शक्ति प्रोसेसर है, इसे आप कह सकते हो ये भारत का पहला इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी रूप से विकसित इंडस्ट्रियल ग्रिड प्रोसेसर है। इसको भी आईआईटी मद्रास ने ही बनाया है। इंडस्ट्रियल ग्रिड प्रोसेसर क्या होता है? ये एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर होता है जो फैक्ट्रीज में, साइंटिफिक लेबोरेटरीज में, डिफेंस और स्पेस मिशन जैसी जगहों पे काम करने के लिए बनाया जाता है, या यहाँ पे ये काम आता है। तो सिंपल सा आपको 2-3 लाइनें याद रखनी। इसरो और मद्रास ने मिलकर के डिजाइन किया आइरिस नाम से एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर, जो कि शक्ति नाम के प्रोसेसर में इस्तेमाल होगा। जो स्पेस बेस्ड जो एप्लीकेशंस होती है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतना आप ध्यान रख लो बस। ठीक है, हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी पहले रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद, इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो ये पहली बार हुआ है, इसलिए मैं प्रश्न करा रहा हूं, तो ध्यान रखना। रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद का आयोजन किया गया कहां पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ है। इतना सा ध्यान रख लो।
और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए ये वाला हो जाएगा कि अभी 30th नंबर के जो नेशनल गेम्स हुए थे अभी 2025 में, पदक तालिका मेडल टैली में कौन सी टीम टॉप पर रही है? तो आंसर होगा सर्विसेज। सर्विसेज यानी कि सेना की टीम आप कह सकते हो। तो क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं? नेशनल गेम्स की बात कर रहे हैं, राष्ट्र खेल 2025 वाले कौन सा एडिशन है? 28वां एडिशन है। अभी 14 फरवरी को ये समाप्त हो गया। हुआ कहाँ पे था? उत्तराखंड में हुआ था। इसका स्लोगन क्या है? संकल्प से शिखर तक। मैस्कॉट शुभंकर है मौली। मशाल जो यहाँ पे आई थी उसका नाम भी रखा था तेजस्विनी। थीम है ग्रीन गेम्स। और टोटल 35 गेम्स इसमें शामिल हुए थे। और इसमें जो ये विजेता टीम है मैं बताता हूँ अभी आपको। चलो पहले यही देख लेते हैं। मेडल टैली में हमने कहा पहले स्थान पे सर्विसेज रहा, 68 गोल्ड है, 26 सिल्वर है, 27 ब्रोंज है और टोटल 121 मेडल है इनके पास। दूसरे पे महाराष्ट्र 198 मेडल। अब आप कहोगे कि इसके पास तो ज्यादा है लेकिन गोल्ड हमें देखने होते हैं, गोल्ड इसके पास ज्यादा है तो ये पहले स्थान पर है। दूसरे पे महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश ऐसे है। और आप एक काम जरूर करना, अपने अपने राज्यों की रैंकिंग जरूर ध्यान रख लेना, है ना। मैंने आपको टॉप 5 यहाँ पे बता दिए हैं, फिर भी अपना अपना जो भी राज्य है आपका एक बार आप अपनी अपनी राज्यों की रैंकिंग जरूर ध्यान रख लेना। और इसमें जो टॉप होता है ना, जो टॉप पे आता है उसको एक ट्रॉफी दी जाती है, उसको कहते हैं भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम से जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सर्विसेज ने 5वीं बार ये ट्रॉफी जीती या 5 बार इसमें टॉप पे रहा है। और इससे पिछले वाला आपको याद होगा 37 नंबर के नेशनल गेम्स वो गोवा में हुए थे। और कब हुए थे पूछूंगा तो वो 2023 में हुए थे। उसका शुभंकर मोगा था टॉप पे और पे महाराष्ट्र था। अब अगले वाले जो 39 नंबर के नेशनल गेम्स होंगे वो 2027 में होंगे और कहां पे होंगे? मेघालय में होंगे। पहले नेशनल गेम्स ये लाहौर में हुए थे 1924 में, ठीक है। ये हिस्ट्री भी थोड़ी सी हमने देख ली है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी किस राज्य ने अपनी फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है? तो ये फॉय सागर झील आपको मिलेगी राजस्थान में। राजस्थान में भी कहां पे? अजमेर में। और 132 साल पुरानी है ये फॉय सागर झील और अभी इसका नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया। और इसी के साथ 113 साल पुराना जो किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन है अजमेर में ही, उसका भी नाम बदल के महर्षि दयानंद विश्वांत गृह कर दिया है। नाम बदलने का मुख्य उद्देश्य गुलामी के प्रतीकों को प्रेरणा के प्रतीकों से बदलना। मतलब अंग्रेजों के नाम पे जो भी चीजें हो रही है उनके नाम हम बदल रहे हैं, आपको पता ही है। तो इस तरह से राजस्थान में ये 2 नाम बदले गए, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा चलो यहाँ पे एक प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ, एक होमवर्क प्रश्न रह जाएगा। अभी कोलकाता में फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ये आपको उत्तर देना है, ठीक है। उत्तर दीजिए, अच्छा प्रश्न है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं विश्व यूनानी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 11 फरवरी को। हर साल 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे के रूप में मनाते हैं। किनकी जयंती होती है? किनकी जयंती के अवसर पे? हकीम अजमल खान की जयंती के अवसर पे ये दिन हम मनाते हैं। थीम भी रही थी एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति। एक प्रश्न में लेकर के आया था आपके लिए, अच्छा प्रश्न है। पूर्वोत्तर का पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्र केंद्र खोला गया था कहां पे? असम के सिलचर में। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं किस देश ने कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा की थी? तो आंसर होगा चाइना ने। क्या है कोल्ड शिप की बात करें तो ये दक्षिण चीन सागर की गहराई में स्थित एक अंतरिक्ष स्टेशन है। कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है। कहां पे? दक्षिण चीन सागर में। और कितनी गहराई पे? 2000 मीटर की गहराई पे। एक्चुअली में वहां पे गहराई में मिथेन हाइड्रेट के भंडार है, या मिथेन हाइड्रेट वहां पे मिलती है जिसे ज्वलनशील बर्फ भी कहा जाता है। और इसी की यहाँ पे स्टडी की जाएगी। ज्वलनशील बर्फ या मिथेन हाइड्रेट दोनों में आपको कह दूं क्या होता है। मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से बर्फ के टुकड़े की तरह दिखता है और इसके आसपास ब्लू कलर की फ्लेम की तरह, मतलब ये जलती हुई आपको दिखती है। इसी को कहते हैं मिथेन हाइड्रेट या ज्वलनशील बर्फ। तो इसी की स्टडी की जाएगी यहाँ पे। और क्या नाम दिया गया? कोल्ड सीप इसको नाम दिया गया, ठीक है। कौन बनाएगा? चाइना। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। अभी पश्चिम बंगाल ने बजट पेश किया था और वहीं पे बंगाल के नदी क्षेत्रों को विकसित करने और गंगा के किनारे कटाव को रोकने के लिए वहां पे अभी नोदी बंधन योजना शुरू करने की घोषणा की थी, ठीक है। तो इतना सा आप ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी हलक की वॉक
वोक्का लिगा समुदाय की प्रसिद्ध लोक गायिका थी, नाम था सुक्री बोम्मागोड़ा। इनका निधन हो गया। वे किस राज्य से थी? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कुछ पॉइंट्स इनके बारे में आपको बता दूं। इनका नाम सुक्री बोम्मागोड़ा था। कर्नाटक के हलक्की वोक्का लिगा समुदाय की प्रसिद्ध लोक गायिका थी ये। उन्हें लोक परंपराओं का चलता फिरता विश्वकोश भी कहा जाता था। मतलब इनकी परंपरा से संबंधित आप कुछ भी पूछ लो ये उत्तर कर देती थी, इसलिए चलता फिरता विश्वकोश के रूप में इनको जानते थे, यानी कि एनसाइक्लोपीडिया। उन्हें लगभग 5000 गाने याद थे, या इनका जो भी लोकगीत होते हैं वो भी कितने, लगभग 5000 लोकगीत इनको याद थे। बहुत बड़ी बात है ये। और 2017 में पद्मश्री इनको मिल चुका है। कर्नाटक ने भी उनको अपना जो राज्योत्सव पुरस्कार और नादोजा पुरस्कार होता है वो दिया। अभी इनका निधन हो गया, तो नाम न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। आयोजन कौन करता है? ट्राइफेड करता है। ट्राइफेड मतलब द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1987, नई दिल्ली में मुख्यालय है। ठीक है, याद रखेंगे इस बार का आदि महोत्सव कहाँ पे हुआ, जो कि आदिवासियों के लिए एक त्योहार है। इसमें आदिवासी लोगों के द्वारा जो भी बनाई गई वस्तुएं होती है, जैसे कि चीनी की मिट्टी के कुछ बर्तन बनाए, चीजें बनाई, आभूषण बनाए, हस्तशिल्प, मतलब जो भी वो बना रहे हैं उसकी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जाती है। ये होता है आदि महोत्सव में। ठीक है, तो इस बार नई दिल्ली में हुआ, ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बताओ कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किया उन्होंने बेंगलुरु में। तो अभी आपको पता ही है, हमने राष्ट्र महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे मनाया था कब? 13 फरवरी को। और अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 14 फरवरी को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया था। ठीक है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी याद रखना, वो 8 मार्च को होता है, याद रहेगा। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा एनटीपीसी लिमिटेड को। तो याद रखेंगे एनटीपीसी लिमिटेड को वाटर रेजिलियंस कैटेगरी में, यानी कि जल लचीलापन श्रेणी में प्रतिष्ठित फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। मतलब इसका मतलब ये हो गया, आप कह सकते हो जल संरक्षण के लिए कि वाटर को किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है वाटर को लेकर के, उसी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है एनटीपीसी को। एनटीपीसी आप जानते हो, ये भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है जो बिजली पैदा करती है। फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। स्थापना होती है 1975, नई दिल्ली में मुख्यालय है। गुरदीप सिंह के सीएमडी है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संवाद नाम से एक कार्यक्रम को संबोधित किया? तो ये हुआ था अभी थाईलैंड में ही। संवाद ये वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल है जिसका आयोजन अभी थाईलैंड में हुआ है। और मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको संबोधित किया या वीडियो संदेश दिया। खुद नहीं गए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पे उन्होंने उसको संबोधित किया, भाषण दिया, आप समझ लो। और ये जो संवाद कार्यक्रम है ना, इसकी शुरुआत भी मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जापान के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे कौन, शिंजो अबे, इन दोनों ने मिलकर के 2015 में इसको शुरू किया था। तो संवाद कार्यक्रम इस बार हुआ थाईलैंड में, बैंकॉक थाईलैंड में, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी विश्व पेंगोलिन दिवस, वर्ल्ड पेंगोलिन डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये कोई फिक्स नहीं होता, पहले तो मैं आपको बता दूं। फरवरी मंथ में तो आता है, लेकिन फरवरी में भी कब, जो 3rd नंबर का यहाँ का सैटरडे होता है तब हम मनाते हैं ये वर्ल्ड पेंगोलिन डे। तो इस बार ये हमने 15 फरवरी को मनाया है, ये ध्यान में रखना। और इस बार ये इसका आप कह सकते हो 14वां संस्करण है, 14वीं बार ये दिवस हम मना रहे हैं। और पेंगोलिन आपको बता दूं दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाला ये एक जंगली जानवर है। और इसका सबसे बड़ा एक कारण यह है कि पारंपरिक चिकित्सा में उनका उपयोग किया जाता है, तो बहुत ज्यादा इनकी तस्करी होती है, इसलिए अब ये लुप्त प्राय की श्रेणी में है। वर्ल्ड पेंगोलिन दिवस मनाते हैं, याद रखना आप तो कब, 15 फरवरी को। फिर अगले में पूछ रहे हैं एक स्वीडिश डिफेंस कंपनी है साब, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको कब पढ़ा था। तो अभी इसने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए भी किसके साथ समझौता किया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो साब कंपनी के बारे में हमने कब पढ़ा था? ये वही कंपनी है, अच्छा वही तो ठीक है, ये है कहाँ की? तो ये स्वीडन की कंपनी है। ठीक है, स्वीडन की एक डिफेंस कंपनी है और अभी भारत में डिफेंस सेक्टर में 100% FDI पाने वाली ये पहली कंपनी बनी थी, तब हमने इसके बारे में पढ़ा था। और अभी इसने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम
310 बनाने के लिए भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ समझौता करने की घोषणा की है। तो है क्या ये सिस्टम, नाम से आपको समझ में आ रहा, अगर किसी हमारे लड़ाकू विमान पे कोई दुश्मन देश लेजर से हमला करेगा तो उसकी ये ऑलरेडी पहले से ही वार्निंग दे देगा ताकि हम उसे बचा सके। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात करें तो स्थापना होती है 1940 में, बेंगलुरु में मुख्यालय है, सीएमडी है डीके सुनील। ये हमारी अभी 14वें नंबर की महारत्न कंपनी बनी थी। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अपनी उन्नत हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदलकर यशस कर दिया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि आइंस्टीन वलय यानी कि आइंस्टीन रिंग की अभी खोज किसने की है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने की है। आइंस्टीन रिंग क्या होता है, तो आप कह सकते हो लाइट की एक रिंग जैसा है, ये प्रकाश की एक रिंग है जो किसी खगोलीय पिंड जैसे कि डार्क मैटर या आकाश गंगा या आकाश गंगाओं के समूह के चारों ओर दिखाई देती है। अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक यूक्लिड टेलीस्कोप है और उसी ने अंतरिक्ष में अपना ये पहला आइंस्टीन रिंग खोज निकाला है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ। भारत रंग महोत्सव, इसी को आप भारंगंग भी कहते हो, ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उसके परिसर में इसका आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि थे हमारे जो पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। और इसकी थीम क्या है, एक रंग श्रेष्ठ रंग और एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च रचना। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखना। कहां पे इसका आयोजन हुआ, नई दिल्ली में। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी लोकसभा ने कितनी भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल कर लिया है, तो आंसर हो जाएगा 6 में। और होता क्या है मैं आपको डिटेल में इसको समझा चुका हूं डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। अभी इतना सा ध्यान रख लो कि आपकी लोकसभा में अगर कोई भाषण दे रहा है और वो मान लो इंग्लिश में भाषण दे रहा है, बहुत सारे एमपीज ऐसे होंगे जिन्हें अंग्रेजी नहीं आता, तो वो अपनी अपनी भाषा में इसे सुनना चाहेंगे, तो वहां पे हेडफोन रखे होते हैं आगे, तो जब वो इसे लगा लेंगे तो ये भाषण उनको रियल टाइम में अपनी अपनी भाषा में सुनाई देगा। अब अपनी अपनी भाषा से मतलब ये हो गया, अभी तक तो 10 भाषाओं में ये अनुवाद किया जा रहा था, वो 10 भाषाएं ये हैं। इसके अलावा अब 6 और इसमें शामिल कर ली गई है। वो 6 भाषाएं कौन कौन सी है, ये रहा बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। अभी जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो अब इन 10 के अलावा ये 6 भाषाएं और इसमें ऐड हो गई हैं, तो इस तरह से टोटल 16 भाषाएं हो गई हैं। 16 भाषाओं में आप ये भाषणों को या जो भी वो बात कर रहे हैं सामने वाले, उनको इस हेडफोन के जरिए सुन सकते हो। ये जो 16 भाषाएं हुई हैं, जो अभी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं, उन्हीं में से ये 16 हैं। बची हुई जो 6 भाषाएं अभी बच गई है, इनको भी जल्दी शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, उनको डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया था। ये कला किस राज्य की है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ की है। और कब उन्होंने ये गिफ्ट दिया था, अभी जो AI एक्शन समिट हुई थी, कहाँ पे, पेरिस में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता इमैनुअल मैक्रोन ने की थी और सह अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उसी समय इन्होंने उनको ये गिफ्ट में दिया था डोकरा कलाकृति। इसमें क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से होती है। तो इसमें ये वाद्य यंत्र बजाते हुए संगीतकार जो होते हैं उनकी कलाकृति बनाई गई थी। ये मोम, मिट्टी और धातु को पिघला करके सांचे में डाल करके ऐसा बनाया जाता है। तो ये उन्होंने गिफ्ट में दिया था उनको। और ये मिरर है, चांदी की यहाँ पे ये डिजाइनिंग हो रही है, ये उनकी वाइफ को दिया था। ठीक है, ये डोकरा कलाकृति है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और अगला वाला जो AI समिट होगा वो भी याद रखना, वो भारत में होगा, है ना। अभी 3रे नंबर का हुआ था जो पेरिस में हुआ था। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं भी वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे कब मनाया गया, तो याद रखना 17 फरवरी को मनाया जाता है। और टूरिज्म से ही संबंधित ये 2-3 दिवस और हैं, 2-3 पॉइंट्स और हैं, ध्यान में रखना। जैसे वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैड्रिड, स्पेन। और ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया था अभी पिछले साल, उसमें भारत 39 पे था, टॉप पे अमेरिका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी जो एशियन विंटर गेम्स हुए थे उसमें पदक तालिका में मेडल टैली में कौन टॉप पर है, तो चाइना इसमें टॉप पे रहा। एशियन विंटर गेम्स की बात कर लें, याद रखना नवा एडिशन था, हार्बिन शहर चाइना में हुआ था ये। इसका मोटो ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया रहा और मैस्कॉट था बिन बिन और नीनी।
और यहाँ पे टॉप पर तो आप देखोगे मेडल टैली में चाइना टॉप पर था, 32 गोल्ड, 27 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज, टोटल 85। भारत ने यहाँ पे अपना एक भी खाता नहीं खोला, एक भी मेडल हमने नहीं जीता। तो पहले पे चाइना, दूसरे पे साउथ कोरिया, तीसरे पे जापान रहा और चौथे पे कजाकिस्तान है। ये आप ध्यान रख लेना। वैसे यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी यानी कि उद्घाटन समारोह में जो हमारे फ्लैग बियरर थे यानी कि ध्वजवाहक थे वो 2 जने थे, आरिफ खान भवानी थकेड़ा, ये स्कीयर है। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान में रखनी है। और अगला वाला भी देख लो, अगला वाला जो एशियन विंटर गेम्स होंगे वो 2029 में होंगे, नियॉन सऊदी अरब में होंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदेगा। तो आंसर हो जाएगा फिलीपींस खरीदेगा। और कितने में खरीदेगा? $200 मिलियन में खरीदेगा। बात कर लेते हैं आकाश मिसाइल सिस्टम की। तो इसे तैयार किया किसने? डीआरडीओ ने। ये एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसकी रेंज होती है 25 से लेके 80 किलोमीटर तक की। तो अब ये फिलीपींस हमसे खरीद रहा है। अच्छा, फिलीपींस इससे पहले हमसे क्या खरीद चुका है? तो ब्रह्मोस मिसाइल हमसे खरीद चुका है, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ये ब्रह्मोस फिलीपींस ही नहीं, इंडोनेशिया भी हमसे खरीद रहा है। फिलीपींस की बात कर ले, एक बार न्यूज में है तो ये रहा मैप में फिलीपींस। कैपिटल होती है मनीला। यहीं पे आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मिल जाएगा। फिलीपींस पीसो यहाँ की करेंसी होती है, तो ये भी ध्यान में रखना। एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, यहाँ पे अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ। वहां तो मैंने उत्तर दे दिया था, यहाँ मैं नहीं दूंगा। क्या प्रश्न है? ट्रोजन गन, ठीक है, जिसे भारत और फ्रांस ने मिलकर के तैयार किया, अभी कौन सा देश ये हमसे खरीद रहा है? इसका उत्तर अब आपको करना है। आप उत्तर करिए, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी 2025 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में किसने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा स्वप्निल कुसाले। अभी 14 फरवरी को मुंबई के ताजमहल पैलेस में आयोजित 2025 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में भारत के जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको पुरस्कार दिए गए। पूरी लिस्ट में आपको बता देता हूँ, पूरी लिस्ट अपने पास है। तो ये इतने सारे यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए हैं, कुछ 2-4 मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक तो गेम चेंजर अवार्ड, ये जो आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह, उनको मिला। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। खेलों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी रिलायंस, उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कलिंगा यूनिवर्सिटी। बाकी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। जैसे कोच ऑफ द ईयर देख लीजिएगा, उसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरुष और महिला में देख लीजिएगा। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर हो गया। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर और स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में है और ये महिला में है। ठीक है, तो इस तरह से एक बार नजर मार लीजिएगा। बहुत सारे हैं, सारे याद हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार आप नजर मार लीजिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, और जो मैंने बताया एक बार उनको देख लीजिएगा। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां पर हुआ? तो ये पूछेंगे तो ओमान के कैपिटल मस्कट में हुआ है। और थीम याद रखना, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। इसका उद्घाटन किया हमारे जो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। इस तरह के प्रश्न में मुख्य रूप से यही पूछा जाता है कि कहां पे इसका आयोजन हुआ, यह आप ध्यान रख लेना। और एडिशन याद रख लेना, कौन सा एडिशन है? 8वां एडिशन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं, एक पर्यावरण थिंक टैंक है जर्मन वॉच, और इसी ने अभी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, इंग्लिश में बोलोगे तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 को जारी किया है। और पूछ रहे हैं अब इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 6ठे स्थान पर है। तो किस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है, क्या होता है? तो किस देश में क्लाइमेट चेंज का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इफेक्ट ही होंगे, है ना? तो वो सबसे ज्यादा कौन सा देश प्रभावित हो रहा है उन चीजों से, जैसे कि तूफान ज्यादा कहाँ पे आ रहे हैं, बाढ़ ज्यादा कहाँ पे आ रही है, सूखे के कारण आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, मानवीय नुकसान हो रहा है। तो इन सब के अनुसार ये डेटा तैयार किया जाता है, ये रैंकिंग तैयार की जाती है। और इसमें आप देखोगे जो देश टॉप पर है, तो टॉप पर आना इसमें अच्छी बात नहीं है। टॉप पर है इसका मतलब वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो टॉप पर डोमिनिका है, फिर दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे होंडुरास है, भारत इसमें 6ठे स्थान पर है। तो हम 6ठे हैं, तो ये मत सोचना अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है ये। तो कौन सा इंडेक्स है, कौन जारी करता है, भारत की रैंक क्या है, कौन टॉप पर है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
और यहाँ पे ये जो रैंक है ना, ये 1993 से लेकर के 2022 तक के डेटा को ध्यान में रख करके ये रैंकिंग तैयार की गई है। अभी देखते हैं अगला। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भारत और अमेरिका के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सब सी केबल प्रोजेक्ट की अभी घोषणा की है। किसने? मेटा ने। मेटा ये पेरेंट कंपनी है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इनकी, जिसके मालिक कौन है? मार्क जकरबर्ग है। और अभी इसी ने कहा कि ये भारत और अमेरिका के बीच में 50,000 किलोमीटर लंबी एक समुद्र के नीचे एक केबल ये बिछाएंगे और उस प्रोजेक्ट को नाम दिया वाटर वर्थ। क्या उद्देश्य है? इनके बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना। और जब ये इस तरह से पूरी केबल बिछा लेंगे तो आप देखोगे विश्व के 5 महाद्वीपों को इस केबल से जोड़ा जाएगा। इसमें आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर अफ्रीका आ जाएगा, फिर यहाँ पे भारत से जोड़ेंगे थी तो इसमें एशिया कवर हो जाएगा और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया तक ही जाएंगे। कितनी केबल बिछेगी समुद्र के नीचे? लंबाई में आप देखोगे तो 50,000 किलोमीटर लंबी। तो इस तरह से ये दुनिया का सबसे लंबा समुद्री केबल प्रोजेक्ट होगा जिसका नाम वाटर वर्थ है। कौन बिछाएगा? मेटा बिछाएगा, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी चौथा, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहां पर हुआ? तो ये म्यूनिख जर्मनी में हुआ और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। इस बार ये इसका चौथा संस्करण है। अभी तक 3 कहां हो चुके हैं मैं आपको बता चुका हूं, मतलब यहाँ पे लिख दिए हैं, देख लेना। भारत वाला देख लो, तीसरा संस्करण भारत में हुआ था 2022 में, नई दिल्ली में हुआ था। पहला पेरिस में हुआ था 2018 में, अभी चौथा म्यूनिख जर्मनी में हो रहा है। ठीक है, और ये नाम भी देख लो। ये निधन वाला प्रश्न है। दिवंगत विमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? इनका भी निधन हो गया। तो आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन से। वैसे तो और भी कई आंदोलनों में इन्होंने हिस्सा लिया। और एक नाम आपने सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ये एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद थे और ये उन्हीं की पत्नी थी विमला बहुगुणा। इनका नाम क्यों न्यूज में था या किस लिए इनका नाम आपको याद होगा? तो ये बात है 1973 की। उत्तराखंड के चमोली जिले में चिपको आंदोलन में, जो कि मुख्य रूप से पेड़ों के संरक्षण के लिए था, उसमें अपने पति का इन्होंने साथ दिया था। तो उस समय ये न्यूज में थी विमला बहुगुणा। और इसके अलावा केवल यही नहीं, बिहार में भूदान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। और टिहरी बांध जब आंदोलन हुआ था उसमें भी हजारों महिलाओं को इन्होंने प्रेरित करने का काम किया था। तो इस कारण से ये एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी विमला बहुगुणा। इनका भी निधन हो गया। ठीक है, इतना सा आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नहीं है, यहीं पे क्लास हम ओवर करते हैं। मैंने कहा था ना, ये हमारे तीसरे वाले वीक का जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनको पता है, हर वीक को हम 2 पार्ट में कवर करते हैं। उद्देश्य यही है कि ज्यादा लेंथी भी वीडियो ना बने और हम हर क्वेश्चन को जो भी इंपॉर्टेंट हमें लगता है वो सारे इसमें कवर कर लें। और इस तरह से प्रश्न कवर करें कि जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो शॉर्ट में मैं आपको बताता चलूं, पॉइंट टू पॉइंट बताता हुआ चलूं। तो यहाँ पे हमने 4 दिन कवर कर लिए, 15, 16, 17 और 18 फरवरी। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करना, नहीं करा तो दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना वीडियो को। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।